मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से गिर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारे स्टॉक सेक्टर हमें बहुत ही अच्छे लेवल्स पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छे बाइंग लेवल हो सकते हैं। एक सेक्टर है जिसको हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं एंड फाइनली उसकी वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल फिलहाल हुई है एंड दैट इज़ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर। इस सेक्टर के स्टॉक्स मेजरली अभी इसीलिए फॉल कर रहे हैं। पहला तो इनका पूरा ओवरऑल नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट का असर है और दूसरा कि जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है इसमें लगता है आपका स्टील, ठीक है, स्टील से बनती है। अभी जो स्टील है वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाने वाली कंपनीज सच एज आपकी इंटरआर्च, किरबी, एमएनबी, ईपैक प्रिफर्ब, पेन्नार इंडस्ट्रीज, इन सब कंपनीज जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाती है इसके लिए स्टील का कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब टोटल कॉस्ट में स्टील 65% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। इस पॉइंट पे अभी इंडिया में ये हो रहा है कि स्टील पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो बढ़ा दी गई है, जिस वजह से इंडिया के जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ट्राई करने वाले हैं अब कि वो अपने स्टील प्राइसेस बढ़ा दें, जिस वजह से उनको मार्जिन्स बेनिफिट मिले। ऐसे में वो कंपनीज सच एज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाने वाली कंपनीज जिनके लिए स्टील रॉ मटेरियल है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिस वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन में हमें क्रंच दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जिस वजह से हमें पहले से मार्केट इस फैक्ट को डिस्काउंट कर चुका है और ये जो स्टॉक्स हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स वाले स्टॉक बहुत मैसिवली फॉल करते हुए हमें रिसेंटली दिखाई दे रहे हैं। और लास्टली ओवरऑल मेटल में जो हमें अभी रिसेंट सर्ज देखने को मिला है उसकी वजह से भी स्टील प्राइसेस राइज के, जिस वजह से फिर इन कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उस पर हमें इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। इस चीज़ को मार्केट पहले से डिस्काउंट करके चल रहा है और स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। बट लेट मी टेल यू कि ये जो रिसेंट फॉल है वो काइंड ऑफ अ टेम्पररी फॉल है। इट इज़ नॉट कि स्ट्रक्चरल फॉल है और पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बूम में चल रहा है एंड ये अगले कुछ सालों में चलता रहेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग बूम है वो इनिशिएट करता है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की डिमांड। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी दैट मीन्स जो कंपनीज हैं, प्रोडक्ट कंपनीज, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जिसके लिए उनको नई कैपेसिटीज़ चाहिए होगी। और कैपेसिटीज़ में वो मेजरली वी आर सीइंग अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल आपकी ईंट पत्थर वाली बिल्डिंग से वी आर सीइंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स प्री इंजीनियर्ड स्टील वाली बिल्डिंग जो कम टाइम एफिशिएंट है, कम कॉस्ट लेती है, कम लेबर लेती है। ये पूरा एक क्रक्स है। इसके साथ हम आपको पूरे सेक्टर की एनालिसिस अभी करके दिखाएंगे। सेक्टर की एनालिसिस बहुत सिंपल है और अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कुछ भी मार्केट में थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई चेंज हो रहा है तो हमें पता चल सके कि इस चेंज का हमारी कंपनी और स्टॉक्स पर क्या इंपैक्ट होगा। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड सेक्टोरल एनालिसिस करने वाले हैं। ये एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, बने रहे एंड तक। इंजीनियर बिल्डिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्री इंजीनियर बिल्डिंग बनती कैसे है, दिखती कैसे है। तो आप ये अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं और आपने आए दिन अपने अगल बगल ट्रैवलिंग टाइम पे देखा होगा कि इस तरीके की बिल्डिंग रहती है स्टील की, और उसके ऊपर यहाँ पर आपकी चरखी घूमती रहती है विच इज़ बेसिकली एग्जॉस्टिंग होता है। तो ओवरऑल आपने ये ट्रेंड देखना चालू कर दिया है अपने सराउंडिंग में कि जो आपकी ट्रेडिशनल आरसीबी बिल्डिंग थी, ईंट पत्थर सीमेंट की बनी हुई, उससे हम लोग धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के ऊपर, जो कि प्राइमरीली सब कुछ इसमें स्टील का बना हुआ होता है, बेस से लेकर के टॉप तक स्टील का बना होता है। बट यूं ही नहीं बन जाता है, इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अलग टाइप की बिल्डिंग अलग तरीके से, अलग प्रोसेस से बनती है। और इसीलिए हमारे लिए जो कंपनीज इन बिल्डिंग्स को मैन्युफैक्चर करती है, यस, कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है इन बिल्डिंग्स को, मतलब बिल्डिंग्स के हर एक हिस्से को एक टाइट इन्वायरमेंट में फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसको ऑन साइट ले जाकर के कंस्ट्रक्ट करके इरेक्ट किया जाता है। तो पार्ट्स कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं और ये सारे ही पार्ट्स फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। इसीलिए इस पॉइंट पर जहां पर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वो कंपनीज जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स मैन्युफैक्चर करती है, उनके पार्ट्स बनाती है, उसकी भी ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है एंड सो इज द स्टॉक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में हमारे लिए क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे जैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करेगा वैसे वैसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की डिमांड भी बढ़ेगी और प्री इंजीनियर्ड सेक्टर भी बूम करेगा, बिकॉज इट इज अ प्रॉक्सी टू मैन्युफैक्चरिंग। और हम लोग जैसे इंडिया में देख रहे हैं कि आफ्टर कोविड गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। वो हर एक इनिशिएटिव ले रही है जिससे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है टिपिकली वो बूस्ट हो। ठीक है, तो इसमें हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आ रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो आपकी पीएलआई स्कीम होती है। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी अगर फैक्ट्री है, कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, टीवी, फोन, मोबाइल, टेक्सटाइल, लेदर, कुछ भी है, तो उसके कुछ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट को गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश के रूप में पे कर देती है। जिससे क्या होता है कि कंपनी का लेट्स सपोज अगर 50 रुपया टोटल कॉस्ट है तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया पॉकेट से लग रहा है, बाकी का 25 रुपया गवर्नमेंट पे कर रही है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा पुश था गवर्नमेंट की साइड से, जिस वजह से हमें गवर्नमेंट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करता हुआ दिखा इन लास्ट फ्यू ईयर्स।
इनफैक्ट जो अपना प्रोडक्शन ग्रोथ है दिसंबर 2025 का, वो लास्ट 2 ईयर में हाईएस्ट रहा है, विच इज 7% के अराउंड का प्रोडक्शन ग्रोथ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के। तो वी कैन क्लियरली सी कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ फेज में है। अभी बीच में डिप आ गया था इलेक्शन के टाइम पे 2024 में, जब गवर्नमेंट का इलेक्शन पे फोकस था और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गए थे, एंड एट द सेम टाइम हमने देखा था कि जो कंपनीज प्रॉफिट्स भी अर्न कर रही हैं अच्छी खासी, क्योंकि 2024 वाज अ बिग गुड बिजनेस ईयर फॉर द कंपनीज। तो उन प्रॉफिट्स को उन्होंने री इन्वेस्ट नहीं किया था, उससे उन्होंने अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड नहीं किया था, इसीलिए उस पॉइंट पर हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला था ओवरऑल। बट अभी सब चीज हमें रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से वी कैन सी कि हमें प्रोडक्शन बूम रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर प्रोडक्शन बूम रिवाइव हो रहा है, मतलब कंपनीज आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, जिसके लिए उनको फैक्ट्रीज चाहिए, और फैक्ट्रीज के लिए वो प्रेफरेबली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स ही चूज कर रही हैं। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में आपका 40 to 50% टाइम लेस लगता है, लेस मैन पावर लगता है, लेस कॉस्ट लगता है आरसीबी बिल्डिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो आपकी चाइना है, चाइना में टोटल आपका जो स्टील यूज होता है टिपिकली ओवरऑल इंक्लूडिंग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, वो इंडिया के कंपैरिजन में 10x है, यानी इंडिया का चाइना के कंपैरिजन में 1/10 है। तो चाइना ऑलरेडी एक ग्रोथ फेज में है, एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रही है। तो इंडिया उस रिगार्ड में अगर उसी डेवलपमेंट पाथ को फॉलो करता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें स्टील कंजम्पशन इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का हमें ग्रोथ दिखाई देगा, क्योंकि ओवरऑल हमें यह दिख रहा है कि कैसे कंपनीज जो है ट्रेडिशनल आरसीबी बिल्डिंग के कंपैरिजन में धीरे धीरे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट कर रही है। रीजन यही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो कंपनीज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाती हैं, ठीक है, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड सो इज द स्टॉक ऑफ दोज कंपनी। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज होती है, मतलब क्या होता है ना, बहुत लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को एक कमोडिटी बिजनेस समझते हैं। मतलब कि क्या है कि अगर आप कोई ब्रांड है, जैसे एप्पल ब्रांड है, तो आप उसके लिए उसके ब्रांड वैल्यू के लिए हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो। इससे बेनिफिट एप्पल का होता है, उसको हाई प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, बढ़िया प्रॉफिट बनता है। बट कोई रैंडम सी पेन है, आप पेन का अगर पेन की ब्रांड पे स्पेसिफिकेशन नहीं देखते हो, जो मेजरली लोग नहीं देखते हैं, वो कोई भी पेन मिल जाए चल जाए चला लेते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि पेन एक कमोडिटी बिजनेस बन जाता है, तो उसके लिए कंपनीज कस्टमर हाई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं, मतलब हाई प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है, तो कंपनी का हाई मार्जिन नहीं बनता है। तो इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं प्री इंजीनियर बिल्डिंग को कमोडिटी बिजनेस मानते हैं, और ये कुछ हद तक कमोडिटी बिजनेस है भी। बट एक चीज जो ज्यादा लोग अवॉइड कर देते हैं कि जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग है, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का तो चलो मान सकते हैं कमोडिटी बिजनेस है, बट जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, जहां पर हाई रिक्वायरमेंट्स होते हैं कस्टमर्स के, जहां पर कस्टमर्स की नीड को समझा जाता है, फिर उसकी नीड के हिसाब से बिल्डिंग को डिजाइन किया जाता है, फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है धीरे धीरे। यस, मतलब क्या होता है कि जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो भी छोटा छोटा हिस्सा है ना, उसको टिपिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे ये सारी चीजें अलग अलग पार्ट्स में कंपनी कंस्ट्रक्ट करती है अपने ही फैक्ट्री के अंदर, और धीरे धीरे उसको कंस्ट्रक्ट करके वापस साइट पे ले जा करके इरेक्ट कर देती है, बिल्डिंग खड़ा कर देती है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी रहती है, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस भी रहते हैं। कई बिल्डिंग्स आपको ऐसी बनानी होती है जो एकदम हैवी हीट रेजिस्टेंट हो, तो उस चीज के लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स है, उसके लिए आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है और जिसके पास अच्छा स्पेसिफिकेशन है। तो उस पॉइंट पे हमारा कमोडिटी बिजनेस उस कुछ हद तक डिफाई हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इवेंचुअली यही है कि यार प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स यस कमोडिटी बिजनेस है, बट हमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनवानी होती है कई बार एज अ कस्टमर, जिसके लिए हम सामने वाली जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग की कंपनी है उसको एक्सपर्ट चाहिए, मतलब मुझे वो एक्सपर्ट चाहिए, और साथ में मुझे चाहिए कि उसके पास स्पेसिफिकेशंस हो। तो इस रिगार्ड में जो कंपनी स्पेसिफिकेशन लेकर के आती है, जो कई टाइम से मार्केट में है, जैसे इंटराग बिल्डिंग सॉल्यूशन, वो सारी कंपनी बेनिफिट्स में आ जाती है, बिकॉज दीज आर द अर्ली मूवर्स इन द एंटायर सेक्टर, ठीक है। Now coming to the opportunity in the pre-engineered building sector overall, जिसके लिए हम लोग टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखेंगे, यानी हमारा मार्केट कितना बड़ा है। 2025 में दिस इंडस्ट्री इज लगभग 20,000 करोड़ की, विच इज एक्सपेक्टेड टू गेट डबल इन FY30, विच इज ऑलमोस्ट 20% का CAGR से ग्रो करते हुए हमें दिखाई देगी। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है फिलहाल, मतलब कि जो छोटे छोटे कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है, क्योंकि इस पूरे इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ एंट्रिंग जो है वो बहुत लो है। आपको कोई बड़ा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप मुंह उठा करके अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लेकर के जाकर के प्री इंजीनियर बिल्डिंग बनाना शुरू कर सकते हो। तो वैसे करके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और उन सभी का जो मार्केट शेयर है वो 60 to 65% है।
वहीं पे जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, जैसे कि इंटरआर्क हो गया, आपका किरबी हो जाता है, एमएनबी हो जाता है, ईपैक प्रीफैब हो जाता है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, मतलब इनका पूरा नेटवर्किंग है, इनके पास कस्टमर का नेटवर्किंग है, तो ऑर्गेनाइज्ड है, ब्रांड वैल्यू है कुछ हद तक। तो मतलब एक तरीके से आप समझ लो कल्याण ज्वेलर्स जो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है ज्वेलरी में, और छोटे छोटे सुनार हो जाते हैं जो आपके एरिया में, वो अनऑर्गेनाइज कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी मैंने मेंशन की वो ऑर्गेनाइज में आ जाते हैं, जो छोटी छोटी कंपनी जिसके नाम ब्रांड किसी को फेमस कुछ पता नहीं है, पूरा ओवरऑल उनका कोई इमेज नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, वो सारे टिपिकली अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो अभी 60 to 65% है, और आगे FY28 तक ये 50 to 55% आ जाएंगे, मतलब इनका जो शेयर घट रहा है वो टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, उनके पास वॉल्यूम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा आएंगे, उनके पास रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेंगे, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ेगा, मार्जिन तो बढ़ेंगे, वो इंडिविजुअल कंपनी के डिसीजन पे मैटर करता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। Now, penetration in industrial plant is also expected to increase from 13 to 21%, मतलब जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें भी पेनिट्रेशन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, अपकमिंग टाइम में बढ़ेगा। हम लोग ज़्यादा वो जो आपके हॉरिजॉन्टल बेसिकली ये आपके वर्टिकल फैक्ट्रीज हो जाते हैं और ये आपके हॉरिजॉन्टल फैक्ट्रीज हो जाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल फैक्ट्री ज़्यादा एफिशिएंट होती है। सो वी आर स्लोली एज अ कंपनी वी आर स्लोली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम दिस वर्टिकल बिल्डिंग्स टू योर हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स, जिस वजह से फिर हमें प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कम टाइम में बन जाता है और कम खर्च में बन जाता है। नाउ फॉर द न्यू एज सेक्टर सच एज सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, पीईबी हैज़ बीन अ ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, अभी पीईबी का ऑर्डर्स बीईएसएस से भी मिल रहा है, हमें डेटा सेंटर से मिल रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट से तो मिल ही रहा है, ऑटो पेंट्स वगैरह से मिल रहा है। ओवरऑल पीईबी की जो पेनिट्रेशन है पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे भी आप देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी आप देख लो, जो पेनिट्रेशन है वो हमारा 3 to 5% का है अभी, विच इज गोइंग टू गो टू 5 to 7%। मतलब हर एक पैरामीटर पे हमें दिख रहा है कि देयर इज अ ग्रोथ स्कोप, एंड जो डीआरएचपी में कंपनी सजेस्ट कर रही है वो बहुत ही कंजर्वेटिव ग्रोथ दे रही है, 10 to 11% CAGR का, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ है। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पीईबी का पेनिट्रेशन और जो ग्रोथ आने वाला है अगले 5 साल में वो हर साल 20% के CAGR से एक्सपेक्टेड है। सो ओवरऑल ये व्यू है, ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया कि किस हिसाब से जो आपका पूरा एड्रेसेबल मार्केट है वो बढ़ने वाला है। मतलब जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं आपकी कंपनीज, इंटरआर्क, एमएनबी वगैरह, उनके लिए जो मार्केट है वो आने वाले समय में धीरे धीरे कितना बढ़ने वाला है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि फिलहाल पीईबी का किस सेक्टर में क्या पेनिट्रेशन है। तो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पीईबी का इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग से आता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से 37-39% का आता है, फिर थोड़ी बहुत जो बिल्डिंग होती है नॉर्मल कमर्शियल टाइप से तो उससे 7.5 से 8.5% का ऑर्डर आता है, जो कि अपने आप में ग्रो कर रहा है। हर एक सेगमेंट आपका ऑलमोस्ट 8 to 10% के CAGR से तो ग्रो कर ही रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन ओवरऑल इंडस्ट्री। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो ये मार्केट ग्रोथ हमने ऊपर बात की, ये आखिर क्यों होगा, ग्रोथ इतना मार्केट की ग्रोथ क्यों आएगी। इट इज बिकॉज कि इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, जिसकी वजह से वी कैन सी एन इंक्रीज डिमांड ऑफ वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स लाइक स्मार्ट सिटीज मेक इन इंडिया विल बूस्ट द डिमांड। ठीक है, तो डिमांड जो बढ़ते हुए मेंशन किया वो क्यों बढ़ेगा, इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, पीएलआई स्कीम पहले से ही लेना शुरू कर चुकी है और अभी ये मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूड रहेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल के बजट में भी हमें मैन्युफैक्चरिंग पे काफी फोकस दिख सकता है गवर्नमेंट का। देयर इज अ पुश फॉर इंक्रीजिंग स्टील कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट व्हिच आल्सो हेल्प्स द इंडस्ट्री टू ग्रो। तो ये सारे मेजर रीजंस है जिस वजह से ओवरऑल हमें पीईबी सेक्टर की डिमांड ग्रो करती हुई नजर आएगी, पीईबी कंपनीज के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। नाउ व्हेन वी स्टडी अ इंडस्ट्री, हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि उस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब जो पीईबी कंपनीज हैं, जो पीईबी मैन्युफैक्चर करती हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखना पड़ता है, ताकि जब भी मार्केट में कोई चेंजेस आए उस चेंज से हम लोग रिलेट कर पाए कि अपनी पीईबी सेक्टर पर क्या इंपैक्ट होगा और अपनी कंपनीज पे क्या इंपैक्ट होगा। तो देखो, इसमें इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टील। स्टील का प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीईबी देखो तो वो पूरी स्टील बिल्डिंग ही होती है, जिसके लिए रॉ मटेरियल आपको स्टील लगता है, और 65% ऑफ पीईबी बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो स्टील का ही होता है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, जिसको आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कि यार स्टील का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो कई बार स्टील का प्राइसेस हाई हो जाता है और कंपनीज के जो रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि उसका प्राइस हाई हो जाएगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं।
Now, another economics is when the PEB company get contract, they book steel raw material in the inventory so that the margin fluctuation is minimized. तो ठीक है, ये एक मैंने जो प्रॉब्लम बताया स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन का, उसका एक सॉल्यूशन है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ ही हिस्सा ऑफ, कुछ ही पार्ट, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ स्टील ही वो इन्वेंट्री में मेंटेन कर पाती है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर का इतना ज़्यादा स्टील के इन्वेंट्री को मेंटेन करना इज नॉट फीजिबल एंड नॉट टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो. Next, conversion cost of the steel into a building or plant, including engineers, designing, manufacturing, paints, other costs constitute 15%. तो आपका 65% स्टील का कॉस्ट हो जाता है, 10-15% आपका इंजीनियर्स को देना पड़ता है, डिजाइनर्स को देना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, लेबर्स में जाता है, क्योंकि आपको क्या होता है, प्रोसेस होता है. प्रोसेस मतलब यहाँ पर मैंने दिया वो, हाँ यहाँ पर हमें कि पहले तो आप बिडिंग करते हो ऑर्डर की, फिर आप दूसरा क्या है, अपने क्लाइंट के नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन और कोऑर्डिनेट करते हो उनके साथ, और फिर उनके हिसाब से एक अच्छा डिज़ाइन बनाते हो. फिर आप उस डिज़ाइन के बेसिस पे प्रोडक्ट, मतलब जो भी पार्ट्स हैं बिल्डिंग के, उसको इंडिविजुअली मैन्युफैक्चर करते हो, और फिर उस पार्ट को लेकर के जाते हो साइट पर, उसको असेंबल करके बिल्डिंग खड़ा करते हो. तो ये प्रोसेस है जो एक प्री इंजीनियर बिल्डिंग को फॉलो करना पड़ता है. जो बिग प्लेयर्स हैं जैसे कि इंटरआर्च, वो ये काम भी खुद से करते हैं, बट जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो ये काम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, और वहां पर उनको कई बार दिक्कत भी आ जाती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है, एंड वहां पर कॉस्ट भी उनका हाई लग जाता है, जिस वजह से उनकी मार्जिन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो दैट इज जो पूरे कॉस्ट का दिस पर्टिकुलर थिंग इज 10 to 15%. फिर आपके थोड़े बहुत ओवरहेड कॉस्ट वगैरह आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह आ जाते हैं, विच ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट. तो नेट टू नेट कंपनी के पास 10% प्रॉफिट मार्जिन बचता है. ये जनरल इकोनॉमिक्स है, ऐसा नहीं है कि 10% ही हर कंपनी मार्जिन बनाती है. जैसे अभी आपकी MNB है, दैट कंपनी इज मेकिंग अ मार्जिन ऑफ 12 to 13%, विच इज अमेजिंग. क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वहां से उसका मार्जिन बन रहा है. सो दे कैन बी एनी पॉसिबल वे जिस वजह से कंपनी अपना मार्जिन को एक्सीड कर सकती है, और जो कंपनी ये करती है वो कंपनी विनर होती है. ठीक है, बट दिस इज अ जनरल इकोनॉमिक की मार्जिन जो है, मतलब एक जनरल आइडिया है इसकी, मार्जिन इस पूरे सेक्टर में कंपनीज के पास कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं होता है. ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है, बट आगे हम लोग ये समझेंगे कि यार मार्जिन भले ही फिक्स्ड रहे या उतना ज्यादा इंक्रीजिंग में ना रहे, बट हमारे पास इस पूरे सेक्टर में डिमांड इतनी है कि वॉल्यूम्स इतना आ जाएगा, कि रेवेन्यू इतना आ जाएगा कि यार ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ हमें मैसिव लेवल पे देखने को मिलेगी एट दिस पर्टिकुलर मार्जिन. ठीक है, द लार्जर प्रोजेक्ट्स आर मोर प्रॉफिटेबल दैन स्मॉलर वंस. तो कंपनीज जो लार्जर प्रोजेक्ट्स को बिड करती हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं स्मॉलर वंस के कंपैरिजन में, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा देखने को मिलता है. देयर कुड बी अ पॉसिबल मिसमैच बिटवीन रेवेन्यू एंड टनेज ऑफ द स्टील सोल्ड ड्यू टू द स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन. हाँ, मतलब ऐसा है कि लेट्स सपोज अभी 1 टन स्टील का प्राइस 1000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और ये जो है स्टील का प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन कंपनी जो है 1 ही टन प्रोड्यूस करती है, तो अगले साल ये स्टील का प्राइस लेट्स सपोज 1500 हो जाता है, तो कंपनी 1 ही टन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन प्राइस सिंपली बढ़ गया है स्टील का. तो जो रेवेन्यू हमें इंक्रीमेंट दिखाई देता है उसमें स्टील प्राइस भी इंक्लूडेड होता है. प्लस जैसे जैसे क्या है कि आपका स्टील प्राइस बढ़ेगा ना, तो रेवेन्यू भी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई देगी, बट जरूरी नहीं है कि मार्जिन भी उसी रेट से बढ़े. कई बार हमें मार्जिन कम भी होता हुआ दिखाई देता है, यानी रेवेन्यू के ओवरऑल इंक्रीमेंट पे हमें प्रॉफिट का उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि वो डिराइव्ड बाय रेवेन्यू राइज इज प्राइमरीली डिराइव्ड बाय स्टील प्राइसेस ओनली. अगर हमें एसेस करना है कि कौन सी कंपनी अच्छे ग्रोथ फेज में चल रही है, तो उसका हमें टोनेज देखना है, टनेज देखना है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ देखना है, ना कि सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ. ठीक है, प्रॉफिट्स made by companies will depend upon the service and timely completion of the project that will attract more and more orders है. और जो big players है हमारे पूरे सेक्टर में, जैसे कि हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, इंटरआर्च इज अ टीयर 1 प्लेयर, एंड हमारा ईपैक प्रीफर भी कहीं ना कहीं टीयर 1 प्लेयर में जाने का कोशिश कर रहा है. तो ये कंपनीज ट्रस्टेबल है, इनका प्रूवन एग्जीक्यूशन है, तो इनको ऑर्डर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है. ठीक है, सो पीईबी कंपनीज डील्स इन केजीज, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, टन्स एंड केजीज. हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग है उसका लाइफ साइकिल जो होता है ना 6 to 10 मंथ्स का होता है. यानी कि अगर मैंने किसी को एज अ कस्टमर कंपनी किसी प्री इंजीनियर कंपनी को जाकर के कोई प्रोजेक्ट दिया 200 करोड़ का, तो दैट इज मतलब उसको वो कंप्लीट कर दी कि 6 to 10 मंथ्स में, वही टाइमलाइन होता है. मतलब दैट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म वाला चीज. ये चीज है कि तुरंत ऑर्डर मिला, तुरंत 8-10 महीने में कंप्लीट करके दे दो, वही टाइमलाइन होता है, वही प्रोडक्शन टाइम होता है कंपनी का. सो दीज आर शॉर्ट डेटेड ऑर्डर्स. तो इससे क्या होता है ना कि जब भी किसी कंपनी को ऑर्डर मिल रहे होते हो, तो दैट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ कितना देखने को मिलेगा हमें अगले 6 से 10 महीने के बीच में. तो इसीलिए कोई कंपनी जिसको ग्रो करना है पूरे सेक्टर में, जिसके स्टॉक्स हमें देखते हैं कि किसके कंपनी के स्टॉक ग्रो करेंगे ज्यादा, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी की बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक बढ़ती हुई नजर आ रही है. और साथ में सिर्फ ऑर्डर बुक बढ़ने से नहीं होता है, कंपनी
के पास उसको एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी भी होती है। वो कंपनी विनर होती है जो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सके और ज्यादा से ज्यादा वो एग्जीक्यूट कर सके। तो हमें वो कंपनी पे ध्यान रखना है जिसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है और साथ में जिनको ऑर्डर बुक एक्सीड करती हुई नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही सेम चीज है कि देखो, एक तो अपने आप में लेट्स सपोज कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, अब वो एक्सपैंड कर रही है तो उसमें उसको खर्चा चलता है। तो जैसे अभी इंटरआर्क है या आपकी एमएनबी है, ये लोग अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं, इस बीच इनके पास काफी खर्चे आ रहे हैं एक्सपेंशन रिलेटेड, जिस वजह से कंपनी का ये कहना है कि धीरे धीरे जब हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लेनी है पूरी, उसके बाद जब हम लोग ऑर्डर्स लेकर के आएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें ऑपरेटिंग लिवरेज का फायदा मिलेगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इंडस्ट्री में कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं तो ऑर्डर इनफ्लो मेंटेन रहे। अगर मान लो कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर ली, एक आध 2 साल ऑर्डर भी काफी अच्छे मिले, उसको एग्जीक्यूट कर लिया, बट 2 साल के बाद ऑर्डर्स उतने मिले ही नहीं, तो कैपेसिटी का रखा रह जाएगा, जिस वजह से उनका जो डिप्रिसिएशन का कॉस्ट बढ़ता रह जाएगा और ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज तो पहले तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि यार कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत मैटर करती है। जो कंपनी ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंड करेगी उसको ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे, और दूसरी चीज कि ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अगर पूरी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में अगर आप देखो स्लो डाउन अगर आ जाता है, देन इट इज वेरी रिस्की फॉर सच अ कंपनी लाइक पीईबी, क्योंकि वहां पर उनकी कैपेसिटी रखी की रखी रह जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम नहीं रहेगा, यानी कंपनीज खुद में उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगी, उनको पीबी बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी पीबी बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो क्या खाक ऑर्डर देंगे प्री इंजीनियर बिल्डिंग कंपनीज को। तो इसीलिए दोनों चीज जरूरी है। चैलेंजेस इन द एंटायर प्री इंजीनियर बिल्डिंग सेक्टर। सबसे पहली चीज स्टील रॉ मटेरियल है, मेजर कॉस्ट कंट्रीब्यूट करता है प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स के लिए, तो उसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा वो बहुत मैटर करेगा। और अगर किसी पॉइंट पर स्टील प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो पहली बात तो लेट्स सपोज आज के डेट में हमारा स्टील प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ को इंक्रीज कर दिया है, जिस वजह से जो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास एक लेवरेज है कि वो अपने प्राइसेस को बढ़ा दे, जिस वजह से फिर उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो उन कंपनीज जो स्टील बनाती हैं उसके लिए तो बेनिफिट है, बट स्टील जो कंज्यूम करती है एज अ रॉ मटेरियल सच एज पीबी कंपनीज, उसके लिए प्राइस हाइक है, जिस वजह से हमें यही एक मेन रीजन है कि अभी ये सेक्टर बहुत ज्यादा पिटा हुआ है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस। अभी मेटल में भी हमें बहुत ज्यादा प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, ओवरऑल ड्यूटीज इंपोर्ट वाली कम होती हुई हमें नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल हमें स्टील प्राइसेस का एक्सपेक्टेशन हाई है इन अपकमिंग टाइम, इसीलिए मार्केट इज वेरी एंशियस कि जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है उसका जो कॉस्ट है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा एंड प्रॉफिट मार्जिन हमें काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से इनकी स्टॉक की पिटाई हो रही है। तो स्टील का बढ़ना और स्टील का घटना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। बढ़ना हमेशा रिस्की हो जाता है और घटना हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। Secondly, if the project cost estimation done by pre-engineered building manufacturer becomes wrong due to some any rising uncontrolled steel prices, then companies can suffer a lot. अभी क्या होता है कि जनरली जब आप इन कंपनीज के कॉन कॉल पढ़ोगे तो इनकी मैनेजमेंट एक लाइन बोलती है, वी हैव टू गिव वन कॉस्ट टू द क्लाइंट एंड इन दैट वन कॉस्ट दे इंक्लूड ऑल द स्टील प्राइसेस एस्टिमेशन, मतलब जो भी खर्चा उनको स्टील में लगेगा, जो भी खर्चा उनको डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, जो भी खर्चा उनको बिल्डिंग के इरेक्शन में लगेगा, वो सब खर्चा को एस्टिमेट करके वो क्लाइंट को देते हैं और वो ट्राई करते हैं कि ऐसा अमाउंट दें जिसपे क्लाइंट जो है अग्री कर जाए उनको प्रोजेक्ट देने के लिए। तो इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा उनको एस्टिमेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर एस्टिमेशन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई या किसी अनकंट्रोल्ड रीजन सच एज स्टील प्राइसेस की वजह से एस्टिमेशन गलत हो गई अपकमिंग टाइम में, तो भुगतान प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर कंपनीज को ही करना पड़ता है। इनके प्रॉफिट मार्जिन हमें क्रंच होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर पूरे सेक्टर में आता है, मतलब प्राइवेट एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, तो ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया आपको, इन कंपनीज पीईबी कंपनीज को आपको ऑपरेटिंग डीलेवरेज मिलता हुआ नजर आएगा, जहां पर उनकी अगेन मार्जिन क्रंच होती हुई नजर आएगी। कई बार जो स्किल्ड लेबर्स है, डिजाइनर्स है, इंजीनियर्स है, फैब्रिकेशंस वाले लेबर्स हैं, क्योंकि प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स में लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर और इंजीनियर्स फॉर द डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर्स, इरेक्शन के लिए भी इंजीनियर एंड लेबर्स, दे हैव टू बी वेरी वेरी स्किल्ड वंस। एंड अगर उन स्किल्ड लेबर्स की अपने को शॉर्टेज देखने को मिलती है, देन इवेंचुअली देयर इज अ बिग रिस्क ऑन दीज कंपनीज, क्योंकि फिर लेबर शॉर्टेज होगा तो लेबर की प्राइसेस राइज होगी, अगेन कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मतलब हर तरफ से कंपनी को कॉस्ट बढ़ने का रिस्क है। इन्हीं सब रिस्क में कंपनी को मैनेज करना है अपने प्रॉफिट्स को और प्रॉफिट मार्जिन को, और बढ़ते चले जाना है। ऐसा भी ना हो कि इनकी कैपेसिटी रखी की रखी हो जाए, ऐसा हो कि बस प्रॉफिट समहाउ ये मेंटेन करके चले, और इसीलिए इतना बड़ा रिस्क पे मार्केट हमेशा इस कंपनी को पीटता रहता है। तो बट द हिस्ट्री सेज, अभी प्री इंजीनियर बिल्डिंग को नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत सालों से आ रहा है। इंटरआर्क जैसी कंपनीज, किर्बी जैसी कंपनीज ने इन सभी प्रॉब्लम्स को, हर तरफ से कॉस्ट बढ़ता हुआ वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हुए, डील करते हुए आगे बढ़ के ओवरऑल
कई सालों अरसों से प्रॉफिटेबल रही है, तो उस रिगार्ड में वी कैन ट्रस्ट ऑन दीज tier 1 कंपनीज। Components are made off site, hence transportation and logistics are very crucial in the industry। अब जैसे कंपनीज मेजरली इनकी जो प्लांट्स है वो मिड इंडिया में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, बट वेस्ट में नहीं है यार, और ईस्ट में, वेस्ट में बना रहे हैं, गुजरात में बना रहे हैं इंटरार्क, बट टिपिकली ईस्ट में नहीं है। आप कहीं से ईस्ट से एकदम ऑर्डर आ रहा है तो उसको ट्रांजिट करना, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट सर वहाँ पर फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहें हर एक की सेगमेंट में जहाँ से डिमांड आने की उम्मीद ज़्यादा है। सो इन दिस आई फील इंटरार्क वर्क्स वेल, ठीक है। एंड आई एम फोकसिंग ऑन इंटरार्क सो मच बिकॉज अभी मैंने रिसेंट बहुत डिटेल स्टडी की है, अभी और भी एमएनबी प्रीफैब वगैरह पे डिटेल स्टडी करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे डिटेल पीबी कंपनीज पे, तो उसके लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको डिटेल एनालिसिस मिले। इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर अप फ्रॉम, हाँ अगेन दिस पॉइंट सेज कि आप यार जो प्राइस वॉर्स है बहुत आसानी से हो सकता है, जो कॉम्पिटिशन है आसानी से बढ़ सकता है, कोई भी घुस सकता है, कोई भी यहाँ पर लोअर बिडर बन सकता है, जिसके लिए कंपनीज के बीच में प्राइस वॉर चल सकता है, मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। बट इन सब पॉइंट्स पे मतलब ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन भी नहीं है, कोई भी एंटर कर सकता है, और साथ में अभी इस पर्टिकुलर अगर आप कंपनीज को देखोगे तो इनके ROC रेशियो मोस्टली 20% से आपको अबव देखेंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न रेशियोज होते हैं। तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाता है बाकी प्लेयर्स बाहर के लिए कि इनको दिख रहा है कि यार पीईबी कंपनीज तो बड़ा अच्छा कमा रही है, चलो हम लोग भी पीईबी बिजनेस करते हैं। तो वैसा वाला पर्सपेक्टिव अगर रहता है, मतलब मोस्टली वही पर्सपेक्टिव रहता है जिस वजह से हमें कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट इस पूरे ओवरऑल थॉट में कि भाई कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कोई भी घुस सकता है बिजनेस में, कोई भी लोअर बिडर बन सकता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, इन सब के अगेंस्ट सर एक आर्ग्यूमेंट है विच इज वेरी इंप्रेसिव, जो एक्सपर्ट्स भी उसको परसू करते हैं आर्ग्यूमेंट को, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स इन द एंटायर इंडस्ट्री। ऑर्डर्स इतने हैं कि हर एक कंपनी जो कॉम्पिटिटर बन के आ रहा है, जो एंटर करेगा और जो अच्छा काम करेगा, उसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और ठीक है, मार्जिन हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इतनी आएगी कि पूरी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हमें अच्छी देखने को मिलेगी। पर और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो कंपनी क्वालिटी पे फोकस करती है, यानी अच्छी क्वालिटी बना रही है, उसके पास इंजीनियर्स अच्छे हैं, डिजाइनिंग उसकी अच्छी है, कस्टमर के नीड के हिसाब से एग्जैक्टली डिजाइन कर पा रही है, और बिल्डिंग को अच्छे से एरेक्ट कर पा रही है, प्लस टाइमली एग्जीक्यूट कर पा रही है ऑर्डर्स को। सी फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग कंपनी, ये सारी कंपनी जो है अर्ली मूवर्स बन जाती है, ठीक है, क्योंकि प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स भले एज आई सजेस्टेड कमोडिटी बिजनेस है, बट अपने आप में कई सारी बिल्डिंग्स एक कॉम्प्लेक्स जॉब होती है जिसमें डिजाइनिंग, क्वालिटी, इरेक्शन और सही विद इन जो टाइम है उसी के अंदर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। इस पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन। अभी जो रिसेंट फॉल आया है उसके बाद से प्रेजेंटली PE 25 का राउंड चल रही है, बट उससे पहले वो 30-40 की PE पे चल रहा था, और दैट वाज इन इट सेल्फ वाज अ वेरी हायर PE, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते थे यार वो कंपनी जिसके पास कोई कंपटीशन का मोट नहीं है, यानी लो कंपटीशन है, प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ स्टील बहुत ज़्यादा है, पी भी एक कमोडिटी है, वैसी कंपनी 35-40 की तो पी डिजर्व नहीं करती है। सो उस समय जब हम उनके व्यूज़ समझते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, उनका व्यूज़ था कि यार 20-25 की पी के आसपास मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी हाई रिस्क वाली कंपनी के लिए उतना हाई पी हम देने के लिए तैयार नहीं है। सो इसीलिए अभी हम एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये 25 की पी पे आ चुका है, एंड अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी 25 से गिर के ये 22-21 के भी पास आ जाए। तो मतलब इन कंपनीज का वैल्यूएशन कम हो चुका है जो वो डिजर्व करती हैं असल में, दैट इज ये ओवर वैल्यूड की साइड पे अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट उस समय पर ही मैंने पढ़ा था कि जब ट्रांसफॉर्मर बिजनेस था तो वो भी एक कमोडिटी बिजनेस लोग उसको ट्रीट करते थे, बट क्योंकि गवर्नमेंट का पुश आया, ऑर्डर्स बहुत बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए, फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया, एनर्जी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट हो गया, उन सब में ऑर्डर बुक बढ़ते रहे। तो इसके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, यानी मार्केट ने उन कंपनीज को री रेट किया, और सेम चीज़ हमें पीबी कंपनी के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले कुछ सालों में दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ओवरऑल पूरे इंडिया लेवल पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। एक और चीज़ जो एक एक्सपर्ट का व्यू है कि मतलब ऐसे जो इशू उन्होंने उठाया था कि इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ थिन मार्जिन एंड दे डू नॉट हैव एनी मोट, ठीक है, अदर देन फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, मोट वोट नहीं है। तो उस पर एक व्यू था कि यार ईपैक प्रीफैब जो है वो एबिटा मार्जिन 10.5 to 11% का कर रही है। अब वो ये मार्जिन तब कर पा रही है जब वो एग्रेसिवली अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यानी एग्रेसिवली कम प्राइस करके ऑर्डर्स को बिड कर रही है, लोएस्ट बिडर बनने के लिए अपने प्राइसेस को कम किए जा रही है। तो उस फेज में जब वो अग्रेसिवली बिड कर रही है तो उसका 10 to 11% मार्जिन है।
दे आर अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हु ऐड वेरी मिनिमम वैल्यू टू डिक्सन। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जब वो अग्रेसिव बिडिंग ना करे, जब वो अच्छे से बिडिंग अपने मार्जिन को लेकर के करे, तो हो सकता है उसके मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ जाए। क्यों बढ़ेंगे मार्जिन? क्यों लोग उसको हाई प्राइस देने के लिए तैयार होगा? क्योंकि ये जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरह नहीं है कि बस कॉन्ट्रैक्ट मिला, बनाया, भेज दिया वापस। यहाँ पर इनको पर्टिकुलर पूरी इंटायर बिल्डिंग को डिजाइन करना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है, और कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको बिल्डिंग तैयार करनी पड़ती है, उसको इरेक्ट करना पड़ता है। तो वैल्यू ऐड यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए कस्टमर शायद मार्जिन भी देना चाहेंगे ऐसी कंपनीज को। ठीक है, तो दैट इज वाई देयर इज अ स्कोप फॉर मार्जिन एक्सपेंशन डिस्पाइट हाई कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। On the other point is that this industry is a free cash flow generative। तो मतलब इनके पास ऐसा नहीं है कि इनके पास बड़े बड़े रिसीवेबल्स या इन्वेंट्री अटके हुए हैं, इनके पास अच्छा कैश भी बनता जा रहा है जिसको ये फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, और एक्चुअली में कर भी रहे हैं। तो ये दो मेजर रीजन है जिसपे हम लोग इनको हाई वैल्यूएशंस दे सकते हैं जब हम लोग 30-35 की वैल्यूएशन की बात कर रहे थे। बट अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल क्रिएटेड है इस पूरे सेक्टर में। 25 की वैल्यूएशंस पर कंपनीज आपको मिल रही है। साथ में जो आपके डेटा सेंटर्स है वो हेवी फ्लोर रिक्वायर करते हैं, उसमें हाई क्वालिटी थर्मल इंसुलेशन होता है जो कोई भी नया नवेला प्लेयर एंटर करके नहीं बना सकता है। उसके लिए एक्सपर्ट कंपनीज ही रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके लिए मैंने पहले दो नाम मेंशन किए थे, ईपैक एंड ईपैक प्रीफैब और इंटरैक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन। वो हेवी स्टील सेगमेंट में भी एक्सपैंड करते हुए हमें नजर आ रही है। प्राइमरीली हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स के ऑर्डर्स लेंगी, और वो ऑर्डर्स कोई भी कस्टमर कंपनी कोई रैंडम न्यू नवेला छोटा मोटा प्री इंजीनियर बिल्डिंग कंपनी को नहीं देगा। अगेन सो या दिस वाज ओवरऑल एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई क्यों ये कंपनी ग्रो करेगी, क्यों ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्या चैलेंजेस है, और फिलहाल उस चैलेंज से कंपनी जूझ रही है जिस वजह से उसकी वैल्यूएशन कम हो गई है। बट अगेन दिस वैल्यूएशन सीम्स टू बी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ओवरऑल जो ग्रोथ हमें उस पूरे सेक्टर में बड़ी दिखाई दे रही है डिस्पाइट इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। वॉल्यूम इतना है कि even at the same level of margins with a low margin expansion also कंपनी जो है अपने overall profits and revenue growth कर लेगी। This was overall industry analysis। मैंने हर एक फिगर आपको बताया कि कौन सा चीज कौन सा फैक्टर हमें देखना चाहिए पूरी इंडस्ट्री में, ताकि आपको ये पता चले कि बाकी दुनिया में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो चेंज आपकी इंडस्ट्री कंपनी को कैसे इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियो विद इन फ्यू डेज, मतलब 2-3 दिन में आई लॉन्च, जिसमें कि हम इंटरआर्क, MNB, ईपैक प्रीफैब जैसी कंपनी को एंड आपका पेन्नार इंडस्ट्रीज भी है उसको कंपेयर करके एनालिसिस करके उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है और कितना ग्रोथ स्कोप हो सकता है ओवरऑल कंपनी लेवल पर एंड ओवरऑल स्टॉक लेवल पर। अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।